नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में जो है आपको अल्टरनेटर पढ़ाया जा रहा था। ये सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें जैसे पैरेलल ऑपरेशन आपको बता दिया गया, आपके सिलेबस में सिंक्रोनोस्कोप मेथड पैरेलल ऑपरेशन का दिया गया था, नहीं तो लैंप मेथड भी हम आपको पढ़ाते अच्छे तरीके से। तो जो सिलेबस में दिया है उसके अनुसार पढ़ाएंगे। बाकी जो चीज़ें ज़रूरत है, हालांकि उसकी भी ज़रूरत है, कंपटीशन एग्ज़ाम में वो भी पूछा जाता है, तो वो चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आपको पैरेलल ऑपरेशन पर अगर मान लीजिए स्पीड चेंज किया जा रहा है या ड्राइविंग टार्क जो है चेंज किया जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ता है। पैरेलल ऑपरेशन हो गया है, मतलब जो अल्टरनेटर है वो हमारा बस बार से क्या हो गया है, जुड़ गया है। इस कंडीशन में अगर किसी एक अल्टरनेटर का हम ड्राइविंग टार्क चेंज करते हैं या फिर उसका एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, समझ में आया। क्या कुछ ऐसा उसमें घटित होता है, कुछ घटित होता है भी या नहीं घटित होता है, उसके बारे में क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं आगे। तो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द ड्राइविंग टार्क। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन ड्राइविंग टार्क। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन ड्राइविंग टार्क, समझ में आया। तो ड्राइविंग टार्क में वेरिएशन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए शुरू में मान लीजिए दो अल्टरनेटर चल रहे हैं, तो दो अल्टरनेटर में मान लीजिए 3 फेज हमारी वाइंडिंग होगी। ये अल्टरनेटर हुआ हमारा, एक ये वाला हुआ, समझ में आया, एक ये वाला हुआ, ये हमारा अल्टरनेटर है। अब ये जा कर के किससे जुड़ा है, बस बार से जुड़ा है, ठीक है। एक सिंपल फिगर मैं आपको बना करके बस केवल समझाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे फिगर उगर बनवाने की कोशिश नहीं करूँगा। और ये वाला अल्टरनेटर है, ठीक है। ये भी किससे जुड़ा है, बस बार से जुड़ा है, ठीक है। ये सब बस बार से जुड़े हैं, ठीक है। देखिए होता यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो आपका E1 E2 होगा। ये मान लीजिए आपका A2 है, अल्टरनेटर A2, और ये आपका क्या है, अल्टरनेटर A1 या फिर J1 या फिर G1 या फिर G2, जनरेटर G2, जनरेटर G1, अल्टरनेटर 1, अल्टरनेटर 2, ठीक है। और यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो E1 होगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल बाइंडिंग में है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है और यहाँ पर जो कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। ये दोनों किस कंडीशन में होते हैं, अपोजिट फेज में हमेशा होते हैं। लोकल सर्किट में ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, लेकिन बस बार पे जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर V दिया जा रहा है, जो लोड को वोल्टेज इसके माध्यम से मिलता है, दोनों अल्टरनेटर के द्वारा जो है लोड को जो वोल्टेज मिलता है वो सेम फेज में होता है, समझ में आया। लेकिन लोकल सर्किट में जो हमारा ईएमएफ E1 और E2 है, ये दोनों हमेशा अपोजिट फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में, वो भी जब पूर्ण रूप से अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन में ये लोग चल रहे होते हैं, समझ में आया। तो E1 और E2 क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। अपोजिट फेज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए E1 हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है तो E2 हमारा क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट जब दोनों आपस में बराबर भी होंगे, भाई वोल्टेज भी तो बराबर होगा, E1 बराबर आपका क्या होगा, E2 होगा, लेकिन अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो कोई भी लोकल सर्किट में सर्कुलेटिंग करंट हमारी नहीं फ्लो करती है, समझ में आया। तो जनरेटेड ईएमएफ E1 और E2 लोकल सर्किट में जो है अपोजिट फेज में होते हैं, जबकि लोड को मिलने वाला जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दोनों का वो सेम फेज में होता है, समझ में आया। अब ऐसा क्यों होता है, अब एकदम से फिगर बना के यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो जो चीज़ ज़रूरी है वो नहीं हो पाएगा, बल्कि दूसरी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले शुरुआत करते हैं और फिर छोटा छोटा पॉइंट लिखते चलिए और एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है।
मैं E1 और E2 को आपको समझाना चाहता था। अगर E1 और E2 में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, उसका फेज चेंज हो गया या फिर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, जिसे सिंक्रोनाइजिंग करंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और वो सिंक्रोनाइजिंग करंट एक टार्क डेवलप होता है जो अल्टरनेटर को जो है पुनः सिंक्रोनिज में वापस लाता है, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने का मतलब है कि सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो गया है कोई ना कोई अल्टरनेटर। समझ में आया? तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखते हैं, यदि जनरेटर को सही प्रकार से सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, सही प्रकार से सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो वे स्वतः ही सिंक्रोनिज्म में चलते रहते हैं। सिंक्रोनिज्म में चलते रहते हैं, ये स्वतः ही सिंक्रोनिज्म में चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे दो अल्टरनेटर का अगर हमने पैरेलल ऑपरेशन कर दिया, उन्हें सिंक्रोनाइज कर दिया, तो अपने सिंक्रोनिज्म में ही रह करके वो हमेशा चलते रहते हैं। उनका फेज सीक्वेंस भी बराबर रहता है और फ्रीक्वेंसी भी बराबर रहती है, टर्मिनल वोल्टेज भी उनका क्या कहता है, बराबर ही रहता है। और दोनों अल्टरनेटर के लोकल सर्किट में जो आपका EMF E1 और E2 होता है, जो जनरेटेड EMF E1 और E2 होता है, दोनों के बीच में फेज शिफ्ट जो है 180 डिग्री का होता है और दोनों EMF आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रिजल्टेंट वोल्ट EMF के बीच में नहीं मिल पाता है और फलस्वरूप कोई भी लोकल सर्किट में सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो करती है। समझ में आया? उस कंडीशन में अब वही चीज़ मैं लिखूंगा, यदि इसमें से किसी एक भी जनरेटर की प्रवृत्ति सिंक्रोनिज्म से गिरकर बाहर निकलने की होती है, सिंक्रोनिज्म से गिरकर बाहर निकलने की होती है तो उसमें उत्पन्न सिंक्रोनाइजिंग टार्क उसमें उत्पन्न सिंक्रोनाइजिंग टार्क तुरंत ही उसका विरोध करता है, तुरंत ही उसका विरोध करता है और विरोध करके उसे सिंक्रोनिज्म में उसे सिंक्रोनिज्म में वापस लाता है।
वापस लाता है। समझ में आया? देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे दो अल्टरनेटर जो है सिंक्रोनिज्म में चल रहे हैं, ठीक है, दो अल्टरनेटर जो है सिंक्रोनिज्म में चल रहे हैं, और जैसे किसी भी अल्टरनेटर में अगर कुछ भी चेंजेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, और वो सर्कुलेटिंग करंट जो है एक सिंक्रोनाइजिंग टार्क डेवलप करेगा, और वो टार्क जो है जिस वजह से डेवलप हुआ होता है वो उसी का विरोध करेगा। समझ में आया? तो मतलब उसका सिंक्रोनिज्म क्या, सिंक्रोनिज्म से वो गिर कर बाहर निकल गया था, सिंक्रोनिज्म में नहीं था, जिसकी वजह से वो सिंक्रोनाइजिंग करंट क्या हुआ था, फ्लो हुआ था, जिसकी वजह से टार्क डेवलप हुआ। तो अब टार्क जो है उसी चीज़ का वो क्या करेगा, विरोध करेगा, और वो टार्क जो है, जो अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म से बाहर निकल गया है उस अल्टरनेटर को पुनः वो सिंक्रोनिज्म में लाने का प्रयास करेगा और ला करके छोड़ता है। समझ में आया? और पुनः जो है दोनों अल्टरनेटर फिर सिंक्रोनिज्म में चलते रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई एक अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म से बाहर निकल गया है कुछ डिस्टरबेंस की वजह से या कुछ चेंजेज की वजह से, तो उसमें क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट उसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब वो सर्कुलेटिंग करंट उसमें एक टार्क डेवलप करेगा, और वो टार्क जो है पुनः उस अल्टरनेटर को वापस सिंक्रोनिज्म में क्या करेगा, लाएगा। समझ में आया? अभी केवल इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इसे बताया जा रहा है, हेडिंग के रूप में ये चीज़ आपको देखना जरूरी है। समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे जब दोनों अल्टरनेटर, दोनों जनरेटर लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों जनरेटर एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म में चल रहे हैं तो इस समय दोनों के द्वारा जनरेटेड ईएमएफ E1 एंड E2 सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं, परंतु G1 तथा G2 के लोकल सर्किट में E1 तथा E2 अपोजिट फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ठीक है, अपोजिट फेज में होते हैं, लेकिन वाह लोड को जो दोनों अल्टरनेटर के द्वारा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है वो सेम फेज में होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि लेकिन वाह सर्किट को दोनों अल्टरनेटर या दोनों जनरेटर को प्रोवाइड
किया जाने वाला टर्मिनल वोल्टेज सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है। मतलब क्या है कि जो अल्टरनेटर वोल्टेज किसको प्रोवाइड कर रहा है, बस बार को दोनों अल्टरनेटर के द्वारा जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो सेम फेज में है, लेकिन दोनों अल्टरनेटर के लोकल सर्किट में जो ईएमएफ E1 और E2 जनरेट होता है वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, समझ में आया? ये चीज़ है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो है आपका सेम फेज में होता है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इस कंडीशन में E1 तथा सिंक्रोनिज्म की कंडीशन में, वही चीज़ ऊपर लिखाया गया है, सिंक्रोनिज्म की कंडीशन में E1 तथा E2 इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वोल्टेज ER क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज ER का मान 0 होता है। ER बराबर 0 होने से कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो करती किसमें, लोकल सर्किट में नहीं फ्लो करती, किसमें, लोकल सर्किट में। मतलब उसकी जो बाइंडिंग वगैरह है उसमें जो है कोई भी सर्कुलेटिंग करंट जो है नहीं फ्लो करती है। समझ में आया? मतलब जनरेटर G1 और G2 के बीच जो वाइंडिंग है हमारी, मतलब दोनों की वाइंडिंग के बीच में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो करती, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अब E1 हमारा क्या है, ये हमारा E1 है और ये हमारा क्या है, E2 है। 180 का फेज शिफ्ट है, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, अगर रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में हैं। दोनों क्या हैं, अपोजिट फेज में हैं। तो अब यहाँ पर जब E1 बराबर क्या है आपका, E2 है, तो रिजल्टेंट ER बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जो ER बराबर 0 होगा तो सर्कुलेटिंग करंट ISY, इसी को सिंक्रोनाइजिंग करंट कहते हैं, ISY बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? अगर यही क्या होता दोनों, ये फिगर नंबर आपका, ये समझ लीजिए इसे, फिगर नंबर आपका क्या है, ये है, ठीक है। तो अपोजिट फेज में होने की वजह से जो है कोई भी सर्कुलेटिंग करंट जो है लोकल सर्किट में नहीं फ्लो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी यही टॉपिक चलेगा, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन ड्राइविंग टार्क, ठीक है। अभी यही टॉपिक चलेगा, लेकिन अभी ये टॉपिक अगले लेक्चर में चलेगा, क्योंकि अभी वीडियो जो है बड़ा बन गया है। तो इतना बड़ा वीडियो अपलोड करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो लाइट चली जाने की वजह से जो है वीडियो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। इसका अगला पार्ट अगले लेक्चर में चलेगा।